सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत या वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है, बताइए वह कौन सा अभिलेख है जो प्राचीन राजस्थान में भागवत या वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। तो वो है दोस्तों इसमें गोसुंडी शिलालेख या गोसुंडी अभिलेख। यहाँ पर एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये अभिलेख है दोस्तों गोसुंडी चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशिएंट साइलेंट अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था। दोस्तों बताइए, ए सर्वे वर्क ऑफ एनिशिएंट साइलेंट अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर ये कार्य किसका था। ये कार्य था दोस्तों ओरेल स्टेन का। ओरेल स्टेन का दोस्तों ये कार्य था। इसका जो प्रमुख उद्देश्य था दोस्तों सरस्वती, जो अपनी सरस्वती नदी थी जो इससे संबंधित दोस्तों यहाँ पर आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरणस्थली रही है, तो उससे संबंधित दोस्तों खोज करना था इसका प्रमुख कार्य। ओरेल स्टेन बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के संभागों का वह समूह जिसका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। राजस्थान के संभागों का वह समूह है जिसका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। तो वो है दोस्तों इसमें जोधपुर बीकानेर। जोधपुर बीकानेर, यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोधपुर और बीकानेर का जो क्षेत्रफल है वो दोस्तों 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है क्षेत्रफल। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथनों में से कौन सा या कौन से कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है। बताइए कौन सा या कौन से कथन चीरवा शिलालेख के बारे में सही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, बिल्कुल सही बात है। यह 1273 ईस्वी में संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है ये चीरवा शिलालेख। दूसरा देखिए, रत्न प्रभसूरी इसके प्रशस्तिकार थे, तो दोस्तों ये भी इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, इसके शिल्पी देलर्ण थे, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है चीरवा शिलालेख के बारे में। चौथा देखिए, अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, ये कथन दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। देखिए अग्निकुंड से राजपूतों का उत्पन्न होना, इसका उल्लेख दोस्तों एक ही चीज में है और वो है पृथ्वीराज रासो में, और वो लिखा गया था दोस्तों चंद्रबरदाई के द्वारा। तो ये दोस्तों इसमें 3 कथन तो इसमें सही है, चौथा इसमें क्या है, गलत है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 कथन है वो इसमें सही है। कोट भाषा में अपने को उत्तर देना था, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये जो चीरवा का शिलालेख है, ये चीरवा गांव के मंदिर की बाह्य दीवार पर स्थित शिलालेख में दोस्तों मेवाड़ के गोहिल वंश के शासकों की उपलब्धि का इसमें उल्लेख मिलता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या है, कितनी है दोस्तों, 5 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। 6 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों झालावाड़ और बांसवाड़ा। भाई सर्वाधिक वर्षा वो यही होती है, झालावाड़ और बांसवाड़ा में। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, अति आर्द्र जिलों में आते हैं ये। 7 नंबर का प्रश्न है, नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी क्रम से संबंधित है। बताइए नई प्रणाली के तहत राजस्थान की अधिकांश मिट्टी कितने क्रम से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 5 क्रम से संबंधित है ये। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अल्फीसोल्स, वर्टिसोल्स, एरिडोसोल्स, इंसेप्टिसोल्स और एंटीसोल्स, ये 5, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। 8 नंबर का प्रश्न है, वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड नामक रिसोर्ट होटल बनाया गया है। वह झील जिसमें एक टापू पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल बनाया गया है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जयसमंद झील। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे नाटी, खड़ीन, टाका, ये तीनों दोस्तों परंपरागत जल संरक्षण की विधि है, लेकिन तालाब नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है
आगे देखिए यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में पालर पानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? पालर पानी, पालर पानी किसको बोलते हैं दोस्तों? वर्षा के पानी को बोलते हैं पालर पानी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्षा जल, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर का प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियां थी। राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो दोस्तों 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी? 6। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सी? तो दोस्तों नसीराबाद, देवली, एरिनपुरा, नीमच, ब्यावर और खेरवाड़ा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही। 12 नंबर का प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ हुआ? बताइए, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो निर्माण है वो दोस्तों कहाँ पर हुआ? तो ये अजमेर में हुआ था। कहाँ पर? अजमेर में। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 13 नंबर का प्रश्न है, वन नीति के अनुसार, वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? बताइए, कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों से आच्छादित होना चाहिए? तो वो है दोस्तों 33%। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 14 नंबर का प्रश्न है, प्रजामंडल आंदोलन के दौरान जोधपुर जेल में अव्यवस्था व अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल करने के कारण स्वास्थ्य खराब हो जाने से 19 जून 1942 को किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हो गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बाल मुकुंद बिस्सा की, बाल मुकुंद बिस्सा की, सी नंबर का ऑप्शन सही। 15 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ किसान आंदोलन है, दूसरी तरफ देसी रियासत है। दोस्तों यहाँ पर आप देखना है, देखिए यहाँ पे नीमू चना जो किसान आंदोलन ये अलवर में हुआ था, बिल्कुल सही है। डाबड़ा किसान आंदोलन दोस्तों ये यहाँ पर जोधपुर दे रखा है, जो गलत दे रखा, सॉरी ये जोधपुर में हुआ था पहले दोस्तों, ये जोधपुर रियासत में ही था ये, ठीक है। डाबड़ा किसान आंदोलन है वो दोस्तों जोधपुर रियासत में ही था पहले। दूधवा खारा है वो दोस्तों ये बीकानेर में था, ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल के अधीन आता था ये। और यहाँ पे बरड़, बरड़ दोस्तों यहाँ पे उदयपुर दे रखा है, गलत हो जाएगा। बरड़ किसान आंदोलन है ये दोस्तों बूंदी रियासत से संबंधित था। कौन सी रियासत से? बूंदी रियासत से संबंधित। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है? राजस्थान की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है अपनी आजीविका के लिए कृषि और सहायक गतिविधियों पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 62% भाग। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 62% भाग। 17 नंबर का प्रश्न है, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक है वो कौन था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अशोक परमार था। कौन था? अशोक परमार। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अशोक परमार। नेक्स्ट आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, देखिए रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? दोस्तों रियासती विभाग की जो स्थापना है ये 5 जुलाई 1947 को की गई थी, ठीक है। और दोस्तों इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल को और इसका सचिव बनाया गया था वीपी मेनन को। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 19 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन कौन से महत्वपूर्ण खनिज आधारित उद्योग है? तो खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? यहाँ पर देखिए जस्ता गलन उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग ये खनिज आधारित उद्योग नहीं है, संगमरमर उद्योग है ये खनिज आधारित उद्योग है। तो यहाँ पर 1 2 4 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 4 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान के किस जिले में वर्ष 2001 से 2011 के दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाई गई? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर तो दोस्तों 32.5 पाई गई। कहां पर? बाड़मेर में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 32.5% बाड़मेर, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। और सबसे कम वो गंगानगर में थी 10%, ठीक है। 21 नंबर का प्रश्न है, स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियों व उनके स्थान को सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो उदयपुर में कौन सी हवेली है? तो दोस्तों उदयपुर में बागोर की हवेली है, ठीक है। जैसलमेर में दोस्तों, जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली है। जैसलमेर में दोस्तों सालिम सिंह की हवेली भी है और नथमल की हवेली भी है जैसलमेर में, ठीक है।
और देखिए दोस्त, देखिए ये एक और आ गया जैसलमेर। तो ये जैसलमेर में दोस्तों नथमल की हवेली है, और फड़ौदी में लालचंद डड्डा की हवेली है। फड़ौदी के अंदर लालचंद डड्डा की हवेली है। तो यहाँ पर अगर अपन सुमेलित करें तो दोस्तों इसके दो ऑप्शन हो जाएंगे। देखिए एक तो हो जाएगा इसमें 2 4 1 3, और एक हो सकता है दोस्तों इसमें 2 2 1 4 3, 2 1 4 3। ठीक है, या क्योंकि यहाँ पे जैसलमेर के दो ऑप्शन दे रखे हैं ना, इसलिए। तो यहाँ पर या तो होगा 2 24 13 या 21 43। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 24 13 ये दे रखा है, यानी कि 2 4 1 3। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 22 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया? तो किसने किया था? तो ये आनंद कुमार स्वामी ने किया था दोस्तों, राजपूत पेंटिंग्स में। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न है, केला देवी मंदिर स्थित है, कहाँ पर है? करौली में है। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लांगुरिया गीत गाए जाते हैं इनकी आराधना में। 24 नंबर का प्रश्न है, ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया? ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक द्वारा लाया गया? राइट आंसर हो जाएगा वो है राम सिंह के द्वारा। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राम सिंह के द्वारा लाया गया था। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखें दोस्तों। आगे देखिए 25 नंबर का प्रश्न है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? तो ये डूंगरपुर में लगता है, सभी को पता होगा, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर का प्रश्न है, शक संवत के अनुसार 22 जून तथा 23 जुलाई के मध्य के काल को किस माह के रूप में जाना जाता है? भाई 22 जून से 23 जुलाई के मध्य के काल को, तो 22 जून से 23 जुलाई के मध्य के काल को दोस्तों किस माह के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, देखिए बरसात से पहले का महीना भाई आषाढ़। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आषाढ़। आषाढ़ के बाद में दोस्तों क्या आता है? सावन आता है, और सावन में क्या होती है? वर्षा होती है। वर्षा कब होती है? जुलाई अगस्त माह में होती है, अगस्त माह में ज्यादा होती है। तो यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, पावना गीत कब गाया जाता है? दोस्तों पावना गीत है ये कब गाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ससुराल में जमाई के आगमन पर दोस्तों ये पावना गीत गाया जाता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 28 नंबर का प्रश्न है, मदीक एक प्रकार का है, मदीक एक प्रकार का क्या है? तो दोस्तों ये एक प्रकार की पगड़ी है दोस्तों, ये मदील है, ये मदील। ठीक है, मदीक नहीं, मदील, मदील। तो दोस्तों ये मदील है, ये क्या है? तो ये एक प्रकार की पगड़ी है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके कौन से भाग में कितने प्रश्न है वो गलत हो रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा आपको सुनने की कोशिश करना है, और टेस्ट आपको पूरा देना है। देखिए यहाँ पे 29 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से 5 प्रकार के मध्यभांडव, सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले चित्रित मध्यभांड मिले हैं? तो दोस्तों ये मिले हैं गिलुंड से। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, गिलुंड से मिले हैं दोस्तों ये। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान लोक जीवन में ढूंढ से क्या तात्पर्य है? बताइए ढूंढ से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों ढूंढ से क्या तात्पर्य है? तो बच्चे के जन्म की पहली होली पर प्रसूता के पीहर पक्ष की ओर से किए जाने वाला जो संस्कार है वो ढूंढ कहलाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है। दादू पंथ की जो प्रमुख पीठ है वो दोस्तों कहाँ पर है? तो ये है नरेना के अंदर। कहाँ पर है? नरेना में। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नरेना या नारायणा, जयपुर में। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजस्थान पर्यटन नीति 2020 कब लागू की गई? राजस्थान पर्यटन नीति दोस्तों 2020 है, ये लागू की गई थी 9 सितंबर 2020 को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए प्रसिद्ध गीत प्रलय प्रतीक्षो नमो नमो निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया? प्रलय प्रतीक्षो क्या है? प्रलय प्रतीक्षो नमो नमो, ये गीत किसके द्वारा लिखा गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गीत दोस्तों हरिबाऊ, नहीं 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 नहीं, ये लिखा गया हीरालाल शास्त्री के द्वारा। हीरालाल शास्त्री के द्वारा दोस्तों ये गीत है वो लिखा गया। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए
34 नंबर का प्रश्न है, मेवाती बोली से संबंधित जिला कौन सा है? बताइए, मेवाती बोली कहाँ बोली जाती है? मेवाती क्षेत्र अलवर भरतपुर का क्षेत्र कहलाता है, तो ये बोली वहीं बोली जाएगी। ऑप्शन में दोस्तों भरतपुर दे नहीं रखा, अलवर दे रखा है। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाए। आगे देखिए, श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, स्थित है। श्री सरस्वती पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, स्थित है, तो दोस्तों ये कहां पर है? बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये फतेहपुर सीकर में है दोस्तों। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, फतेहपुर सीकर में। नेक्स्ट आगे देखिए, 36 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें एक तरफ पुस्तकें हैं, दूसरी तरफ लेखक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों नेह तरंग। दोस्तों ये जो नेह तरंग पुस्तक है, इसके लेखक है वो कौन है? दोस्तों यहाँ पर सवाई प्रताप सिंह दे रखा है, जो कि इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों नेह तरंग जो पुस्तक है ये बुद्ध सिंह द्वारा रचित है। ठीक है, बुद्ध सिंह द्वारा दोस्तों ये क्या है? रचित है। बाकी दोस्तों इसमें देखिए, नागदमन, सैयाजी झूला, रणमल चंद, श्रीधर व्यास, भाषाभूषण, महाराजा जसवंत सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर एक ही इसमें असुमेलित था, तो वो था दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 37 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है? आणो, आणो किसको बोलते हैं? आणो बोलते हैं दोस्तों विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना, ये आणो कहलाता है दोस्तों। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है? राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों ये अवस्थित है बीकानेर में। कहां पर है? बीकानेर में। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बीकानेर में है। 39 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से थार मरुस्थल के भाग है। बताइए, थार मरुस्थल के भाग है वो दोस्तों कौन से हैं? दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए गोडवाड़ प्रदेश, ये भी थार मरुस्थल का भाग है। शेखावाटी प्रदेश भी है, और देखिए गगर का मैदान, ये तीनों है। बनास का मैदान नहीं है दोस्तों ये मरुस्थल का भाग। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4, ये तीनों है वो दोस्तों थार मरुस्थल के भाग है। तो यहाँ पर 1, 2, 4 कौन से ऑप्शन में है? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 40 नंबर का प्रश्न है, नजीब मिकाती कौन है? नजीब मिकाती कौन है? तो दोस्तों ये लेबनान के क्या है? मुख्यमंत्री। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लेबनान के सॉरी ये लेबनान के दोस्तों प्रधानमंत्री नहीं है, ये मुख्यमंत्री, सॉरी नजीम मिकाती, हाँ प्रधानमंत्री है, लेबनान के प्रधानमंत्री है दोस्तों। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामयिक विषय से संबंधित 25 प्रश्न है वो दोस्तों अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए 41 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कौन से शहर को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दोस्तों मैनचेस्टर कहते हैं भीलवाड़ा को। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भीलवाड़ा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 42 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है? राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र कार्यरत है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 36। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 36। 43 नंबर का प्रश्न है, 1793 ईस्वी में राजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित कौन सा भवन अब जिला कलेक्ट्रेट हाउसिंग सरकारी कार्यालय है? 1793 ईस्वी में राजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित कौन सा भवन अब जिला कलेक्ट्रेट हाउसिंग सरकारी कार्यालय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अलवर सिटी पैलेस। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर सिटी पैलेस, सी नंबर ऑप्शन से। आगे देखिए, यहाँ पे राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1964 में गठित सादिक अली समिति का संबंध है। राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 1964 में गठित सादिक अली समिति का संबंध है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पंचायती राज व्यवस्था में सुधारों से, पंचायती राज व्यवस्था में सुधारों से, बी नंबर का ऑप्शन सही। 45 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का राज्य खेल है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो वो है दोस्तों बास्केटबॉल। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा बास्केटबॉल।
नेक्स्ट आगे देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है? तो दोस्तों ये है कहां पर है? तो ये तबीजी अजमेर में। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, तबीजी अजमेर में। नेक्स्ट आगे देखिए राजस्थान में नगर निकायों यानी कि नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। बताइए कौन नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है निर्वाचित पार्षद अपने में से। यहाँ पर ए नंबर का बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हुई? राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की जो स्थापना है वो हुई थी दोस्तों अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत हुई थी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 49 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का विन्यास है। तो दोस्तों ये विन्यास है, इसमें देखिए एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं दोस्तों, इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन यानी कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्यपाल होता है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, राज्यपाल होता है। 51 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है? राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मुख्यमंत्री। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट आगे देखिए 52 नंबर का प्रश्न है, जिप्सम देश के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत राजस्थान में उत्पादित होता है? जिप्सम देश के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत राजस्थान में उत्पादित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 94%। 94% है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान में पाइराइट सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाइराइट सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ये सलादीपुरा सीकर में पाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा सलादीपुरा सीकर में। नेक्स्ट 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं? कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षा संस्थानों को स्थापित कर चला सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अनुच्छेद 30B। अनुच्छेद 30B। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन सही। 55 नंबर प्रश्न है, महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान प्रारंभ किया गया? महाराणा प्रताप खेल पुरस्कार किन वर्षों के दौरान प्रारंभ किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1982-83 के अंतर्गत दोस्तों ये प्रारंभ है वो किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन से। आगे देखिए राजस्थान में यूरेनियम के भंडार किन जिलों में मिले हैं? राजस्थान में यूरेनियम के भंडार दोस्तों कहाँ मिले हैं? तो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में मिले हैं दोस्तों। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 57 नंबर प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है? झीलों की नगरी कहते हैं दोस्तों उदयपुर को। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 58 नंबर प्रश्न इसमें देखिए स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर। स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर। किसको छोड़कर? तो देखिए स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता या अभिभावक होते हैं सदस्य, बिल्कुल सही है। स्कूल में कार्यरत शिक्षक स्थानीय प्राधिकारी बोर्ड से निर्वाचित व्यक्ति भी होते हैं। स्थानीय प्राधिकारी के अन्य सभी निर्वाचित सदस्य उस गांव वार्ड में जहां स्कूल स्थित है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्री इसका सदस्य नहीं होता दोस्तों। सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 59 नंबर प्रश्न है राजस्थान में लिथियम का उत्पादन कहाँ होता है? लिथियम का उत्पादन होता है दोस्तों अजमेर में। कहां पर होता है? अजमेर में। 60 नंबर का प्रश्न है काजरी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित मरुमेना है एक। मरुमेना क्या है? तो दोस्तों मरुमेना है ये फसली रोगों के लिए बायो फॉर्मुलेशन है। फसली रोगों के लिए एक बायो फॉर्मुलेशन है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 61 नंबर का प्रश्न है राजस्थान में रिफाइनरी पंचमद्रा बाड़मेर का शुभारंभ कब किया गया? राजस्थान में रिफाइनरी पंचमद्रा बाड़मेर का शुभारंभ कब किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 जून 2018 को। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 16 जून 2018 को।
नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न है, अनुप्रति योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अनुप्रति योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों कौन सा कथन सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। इसमें दोस्तों एक ही सही है। यह अनुप्रति योजना है, ये एससी व एसटी के विद्यार्थियों को कोचिंग कराने की योजना है ये। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये एक ही कथन दोस्तों इसमें सही है। 63 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में भारत का कितना प्रतिशत संगमरमर उत्पादन होता है? राजस्थान में भारत का कितना प्रतिशत संगमरमर उत्पादन होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 90%। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 90%। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे 64 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में लिग्नाइट कोयले का अत्यधिक उत्पादन होता है। लिग्नाइट कोयले का दोस्तों अत्यधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? तो ये होता है दोस्तों पलाना में, पलाना बीकानेर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। पलाना में भी होता है, कपूडी में भी होता है, जालिफा में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें दोस्तों पलाना बीकानेर बरसिंहसर में भी होता है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राजस्थान में नई खनिज नीति की मंजूरी कब प्रदान की गई? नई खनिज नीति की मंजूरी है वो दोस्तों कब प्रदान की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 2017 में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, देखिए नई नीति 2015 में भी आई थी, लेकिन वर्तमान में 2017 की नीति है वो प्रभावी है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों अपन भाग 3 में सामाजिक अध्ययन से संबंधित 60 प्रश्न है वो पढ़ेंगे, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों अपन चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए 66 नंबर का प्रश्न है, वैदिक काल में सप्त सिंधु शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ? बताइए, सप्त सिंधु शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ? तो ये प्रयुक्त हुआ दोस्तों 7 नदियों के लिए ये प्रयुक्त हुआ। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 7 नदियों के लिए। आगे देखिए 67 नंबर का प्रश्न है, मौर्य प्रशासन में अमात्य का कार्य क्या था? मौर्य प्रशासन में अमात्य का कार्य क्या था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कर संग्रहकर्ता, कर संग्रहकर्ता। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर संग्रहकर्ता। आगे देखिए यहाँ पे 68 नंबर का प्रश्न है, इल्तुतमिश ने किस प्रशासनिक संस्था की स्थापना की थी? इल्तुतमिश ने किस प्रशासनिक संस्था की स्थापना की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चालीसा तुर्कीकृत अमीरों की परिषद, यानी कि दोस्तों चालीसा संस्था की जो स्थापना है वो की थी दोस्तों इल्तुतमिश ने। तो यहाँ पर अपने को इसमें याद रखना है कि इल्तुतमिश ने 40 नामक एक उच्च अधिकारियों की एक परिषद बनाई थी, और बाद में दोस्तों बलबन ने इसे समाप्त कर दिया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 69 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए 23वें जैन तीर्थकर किससे संबंधित थे? 23वें जैन के तीर्थकर है वो किससे संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किससे संबंधित थे? तो ये देखिए वाराणसी से संबंधित थे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 70 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट में बौद्ध संगीति है और सूची सेकंड में इसके अध्यक्ष दे रखे हैं। तो दोस्तों देखिए प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो अध्यक्ष थे दोस्तों सर्वकामिनी। कौन थे? सर्वकामिनी या साब कमीर भी आप बोल सकते हैं। और द्वितीय बौद्ध संगीति है ये काला शोक के समय हुई थी। सॉरी नहीं, यहाँ पे देखिए प्रथम बौद्ध संगीति ये अजात शत्रु के समय हुई थी और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगीति है वो दोस्तों काला शोक के समय हुई थी और सर्वकामिनी यानी कि साब कमीर है वो इसके अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगीति है वो दोस्तों अशोक के समय हुई थी और मोगली पुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे। और चौथी बौद्ध संगीति है ये कनिष्क के समय हुई थी और इसके अध्यक्ष थे दोस्तों वसुमित्र। ठीक है, तो यहाँ पर ये चारों के चारों दोस्तों पहले से ही सही सुमेलित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 यानी कि बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 71 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या प्रस्ताव पारित किया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या प्रस्ताव पारित किया? तो वो है दोस्तों पूर्ण स्वराज्य की घोषणा।
तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 72 नंबर का प्रश्न है, किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन और रात है वो घूर्णन के कारण होते हैं दोस्तों, घूर्णन गति के कारण। सी नंबर ऑप्शन सही। 73 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सीरिया के सम्राट के दूत के रूप में बिंदुसार की राज्यसभा में कौन आया था? बिंदुसार के राज्यसभा में कौन आया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, कौन आया था? तो वो आया था डायमेकस। कौन आया था? डायमेकस आया था। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 74 नंबर का प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ये तो सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, 18 जून 1576 को। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो कौन सी गैस होती है? तो वो होती है दोस्तों 78% लगभग नाइट्रोजन होती है। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्नलिखित बादशाहों में से किसने अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की? अमीर उल मोमिनीन की उपाधि है वो किसने धारण की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अकबर ने धारण की थी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अकबर ने धारण की थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे महासागरीय धाराएं किससे प्रभावित होती है? महासागरीय धाराएं किससे प्रभावित होती है? तो दोस्तों ये पवनों की दिशा से प्रभावित होती है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पवनों की दिशा से। आगे देखिए, यहाँ पे 78 नंबर का प्रश्न है, यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो उसका समाधान कौन करेगा? तो वो करेगा दोस्तों संसद का संयुक्त सत्र। संसद का संयुक्त सत्र, सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? सर्वोच्च निवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं? तो दोस्तों वकालत कर सकते हैं किसी भी न्यायालय में नहीं, किसी भी न्यायालय में नहीं, ठीक है, किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता नहीं है? बताइए कौन सी एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें वह भारत का नागरिक हो, ये योग्यता होनी चाहिए। 62 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो, ये भी योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। वह कम से कम 5 वर्ष न्यायिक पद धारण कर चुका हो, ये योग्यता नहीं है दोस्तों, ठीक है। किसी उच्च न्यायालय में एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत दे रखा है, ठीक है, ये योग्यता नहीं है। दोस्तों आराध्या RS अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहेगा। क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक जरूर करें। देखिए यहाँ पे 81 नंबर का प्रश्न है, टुंड्रा क्षेत्र की प्रमुख वनस्पति क्या है? टुंड्रा क्षेत्र की वनस्पति है वो क्या है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, वो है काई व लाइकेन। काई व लाइकेन, यानी कि टुंड्रा क्षेत्र में तापमान है वो अत्यंत कम होने के कारण केवल काई व लाइकेन उगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वनस्पति दोस्तों सर्दियों में जमी रहती है और गर्मियों में कुछ समय के लिए उगती है, सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन हेतु प्रत्येक उपखंड को बांटा गया है। उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन हेतु प्रत्येक उपखंड को बांटा गया है, तो ये बांटा गया है दोस्तों तहसीलों में। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा तहसीलों में। 83 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चोरी मारपीट हत्या आदि से संबंधित मुकदमों की सुनवाई किस न्यायालय में होती है? तो बताइए किस न्यायालय में होती है? तो ये फौजदारी न्यायालय में होती है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फौजदारी न्यायालय में। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है वर्ष 1919 का एक्ट, वर्ष 1919 का एक्ट। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। राइट आंसर हो जाएगा वो है अमेरिका से ग्रहण किया है दोस्तों, डी नंबर ऑप्शन सही।
86 नंबर का प्रश्न है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो बताइए क्या उद्देश्य है? तो इसमें उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए भारत के लगभग मध्य से होकर कौन सा अक्षांश गुजरता है? भारत के मध्य से होकर लगभग कौन सा अक्षांश गुजरता है? तो वो गुजरता है दोस्तों 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है, जिसे कर्क रेखा भी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान के किस जिले में प्रमुख रूप से सरसों आधारित उद्योग पाए जाते हैं? तो दोस्तों सरसों की खेती अधिक होती है दोस्तों अलवर, भरतपुर और टोंक जिलों में। तो दोस्तों यहाँ पर यही अपना सही उत्तर हो जाएगा अलवर। ठीक है, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और वो सेवर जो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर है? वो भरतपुर में। ठीक है, तो यहाँ पर अलवर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 89 नंबर प्रश्न है, भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है, कथन किसका है? भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है, कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन हो जाएगा केसी वियर का। केसी वियर का कथन है, डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, नीलगिरी की चाय किस प्रकार के वाणिज्यिक कृषि का उदाहरण है? नीलगिरी की चाय किस प्रकार के वाणिज्यिक कृषि का उदाहरण है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बागवानी। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बागवानी। आगे देखिए 91 नंबर का प्रश्न है, वृत्त जलाशयों के जल पृष्ठ में नियमित दोलन निम्नलिखित में से किस एक के कारण बनते हैं? बताइए, वृत्त जलाशयों के जल पृष्ठ में नियमित दोलन निम्नलिखित में से किस एक के कारण बनते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है चंद्रमा की गुरुत्वीय प्रभाव के कारण। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 92 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित धाराओं में से किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है? निम्नांकित धाराओं में से किसका पड़ोसी तट पर गर्म प्रभाव पड़ता है, यानी कि गर्म हवा वो दोस्तों कहां पर चलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, यानी कि इनमें से कौन सी गर्म धारा है? तो वो है दोस्तों अगुलहास। कौन सी है? अगुलहास। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, मानसूनी वन कहा जाता है, मानसूनी वन किसको कहा जाता है? तो दोस्तों ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, स्पेन फोर्ड के संदर्भ में सत्य कथन है। स्पेन फेड के संदर्भ में सत्य कथन है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों देखिए, स्पेन फेड का पूर्ण रूप राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जिनिंग मिल्स लिमिटेड संघ है। बिल्कुल सही है। स्पेन फेड की स्थापना राज्य के तीनों सहकारी मिलों को मिलाकर की गई। बिल्कुल सही है। स्पिन फेड की स्थापना अप्रैल 1993 में हुई। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। 95 नंबर का प्रश्न है, जलीय जीवों के पालन व संवर्धन के साथ पौधों को उगाना किस कृषि पद्धति के अंतर्गत आता है? जलीय जीवों के पालन व संवर्धन के साथ पौधों को उगाना किस कृषि पद्धति के अंतर्गत आता है? तो ये आता है दोस्तों एक्वापोनिक्स के अंतर्गत। एक्वापोनिक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, एक्वापोनिक्स तकनीक में खेती के लिए मिट्टी की सतह नहीं होती बल्कि पानी की सतह होती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, लोरेंस सार क्षेत्र किस देश का प्रसिद्ध लौह इस्पात उद्योग केंद्र है? लोरेंस सार किस क्षेत्र यानी कि लोरेंस सार क्षेत्र किस देश का प्रसिद्ध लौह इस्पात उद्योग केंद्र है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फ्रांस। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 97 नंबर का प्रश्न है, उत्तरी भारत में महालवाड़ी प्रथा लागू करने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर जिन्हें उत्तरी भारत में भू बंदोबस्त का पिता कहा जाता है वह था? बताइए, उत्तरी भारत में भू बंदोबस्त का पिता कहा जाता है वह था। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो कहा जाता है दोस्तों किसको? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है थॉमस मुनरो। क्या हो जाएगा दोस्तों? थॉमस मुनरो। एक मिनट, इसमें देखिए दोस्तों, थॉमस मुनरो नहीं, क्या पूछा है? उत्तरी भारत में महालवाड़ी प्रथा लागू करने वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर जिन्हें उत्तरी भारत में भू बंदोबस्त का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है आर एम बर्ड।
RM बर्ड यानी कि मार्टिन बर्ड को दोस्तों उत्तर भारत में भूमि व्यवस्था का प्रवर्तक है वो माना जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मार्टिन बर्ड। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, लोकसभा का गठन किसके द्वारा होता है? लोकसभा का गठन है वो दोस्तों चुनाव आयोग द्वारा होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा के चुनाव है वो कराए जाते हैं। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, नगर निगम का अध्यक्ष क्या कहलाता है? नगर निगम का अध्यक्ष है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है दोस्तों महापौर। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, महापौर कहलाता है। आगे देखिए, भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से हानि हुई है। भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से हानि हुई है तो दोस्तों आय की विषमताओं में, विकासशील एवं अविकसित देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों से स्थानीय उत्पादों को नुकसान पहुंचा रहा है, पर्यावरण को क्षति पहुंची है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों ये सभी, यानी कि भूमंडलीकरण की प्रक्रिया से हानि हुई है उपरोक्त सभी की। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, 101 नंबर का प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के कार्य है। विश्व व्यापार संगठन के कार्य क्या है? व्यापारिक समझौतों का संचालन करना, राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की देखरेख करना, व्यापार संधि हेतु या व्यापार संधि वार्ता हेतु मंच उपलब्ध कराना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 102 नंबर का प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का तीसरा सम्मेलन किस राष्ट्र में हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था अमेरिका में। कहां पर हुआ था? अमेरिका में। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 103 नंबर का प्रश्न है, भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना योग्य परिवारों को कितना ऋण प्रदान करेगी? बताइए, भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय स्वरोजगार योजना योग्य परिवारों को कितना ऋण प्रदान करेगी? तो दोस्तों ये 50,000 रुपए का ऋण है वो प्रदान करेगी। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है, 4% ब्याज पर। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 104 नंबर का प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करें। दोस्तों निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर कथन 1 और कथन 2 दे रखा है। अब दोस्तों यहाँ पे अपने को देखिए, स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण है तो गलत हो जाएगा दोस्तों। अब ये आरक्षण है वो 50% है। यह आरक्षण केवल पंचायतों तक सीमित है तो दोस्तों ये भी गलत हो जाएगा। ये पंचायतों और नगर पालिकाओं दोनों में ये आरक्षण है। तो ये यहाँ पर दोनों के दोनों कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर, दोनों कथन गलत है। 105 नंबर का प्रश्न है, तेंदुलकर विधि के अनुसार 2004-5 से 2011-12 के बीच भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य ने निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज कराई है? तेंदुलकर विधि के अनुसार 2004-5 से 2011-12 के बीच भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य ने निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज कराई है? तो दोस्तों ये सर्वाधिक कमी है वो दर्ज कराई है तो ये करवाई है दोस्तों ओडिशा में, ठीक है। देखिए राजस्थान, बिहार, ओडिशा, झारखंड, तो निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक कमी है वो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है, सर्वाधिक कमी की अगर मैं बात करूं तो वो है दोस्तों झारखंड में, ठीक है। झारखंड में दोस्तों सर्वाधिक कमी हुई है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 106 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में एक मार्क प्रयोगशाला कार्यरत नहीं है? एक मार्क प्रयोगशाला कार्यरत नहीं है तो दोस्तों देखिए, एक मार्क प्रयोगशाला दोस्तों अलवर में है, श्रीगंगानगर में है, भीलवाड़ा में है, लेकिन भरतपुर में नहीं है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, भरतपुर में। 107 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। दोस्तों अपने को बताना है इनमें से कि कौन सा कथन है वो सही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, किसी राष्ट्र के निवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की क्षमता राष्ट्रीय विकास कहलाती है, बिल्कुल सही है। समृद्धि एवं सकारात्मक परिवर्तन राष्ट्रीय विकास के अंग है, ये भी बिल्कुल सही है। व्यक्तियों के जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं एवं रोजगार के साधनों की उपलब्धता के माध्यम से राष्ट्रीय विकास को प्राप्त किया जा सकता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 1, 2, 3, इसमें क्या है? सही है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 108 नंबर का प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था दोस्तों दादाभाई नौरोजी ने। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दादाभाई नौरोजी ने।
109 नंबर का प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक का विकास किसने किया? मानव विकास सूचकांक का विकास है वो दोस्तों किसने किया? तो ये किया था दोस्तों अमर्त्य सेन ने और महबूब उल हक ने। अमर्त्य सेन और महबूब उल हक ने दोस्तों मानव विकास सूचकांक का विकास किया। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। 110 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 7 उपभोक्ता अधिकारों में से कौन सा अधिकार अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया? बताइए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में 7 उपभोक्ता अधिकारों में से कौन सा अधिकार अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया है? तो दोस्तों इसमें देखिए कौन सा अधिकार अभी सम्मिलित नहीं किया गया है? तो यहाँ पर इसमें देखिए उपचार का अधिकार है, सुनवाई का अधिकार है, मूल्य का अधिकार है, लेकिन स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है वो अभी तक सम्मिलित नहीं किया गया है। सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 48 ए में दोस्तों इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आगे देखिए, निम्न में से कौन से कथन सही है? बताइए कौन से कथन सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों यहाँ पे, भारत एक सहकारी राष्ट्रीय संघ है। भारत एक सहकारी राष्ट्रीय संघ है। दूसरा देखिए, आपातकाल में भारत एकात्मक स्वरूप ले लेता है। तीसरा देखिए दोस्तों, इसमें देखिए केंद्र और राज्य सूची संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा कथन है वो सही है? तो दोस्तों इसमें देखिए भारत एक सहकारी राष्ट्रीय संघीय राष्ट्र है, बिल्कुल सही है। आपातकाल में भारत एकात्मक स्वरूप ले लेता है, सही है। केंद्र और राज्य सूची 7वीं अनुसूची में, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे तीनों कथन सत्य है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 112 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन सही है? निम्न में से कौन से कथन सही है? दोस्तों यहाँ पर देखिए अपने को कूट भाषा में क्या करना है, उत्तर देना है। देखिए, योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई, बिल्कुल सही है। नीति आयोग वर्ष 2015 में अस्तित्व में आया, ये भी बिल्कुल सही है। योजना आयोग का कार्य पंचवर्षीय योजना बनाना था, बिल्कुल सही बात है। नीति आयोग विधायी संस्था है, तो ये कथन है वो दोस्तों इसमें गलत हो जाएगा। दोस्तों नीति आयोग एक कार्यकारी संस्था है, विधायी संस्था नहीं है, तो ये अपना इसमें गलत हो जाएगा। बाकी 1, 2, 3 इसमें सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 1, 2, 3 इसमें सही है। 113 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। निम्नलिखित में से सही कथन है वो चुनना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को डोलड्रम की पेटी भी कहा जाता है। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को डोलड्रम की पेटी भी कहा जाता है, ठीक है। ये कथन दोस्तों इसमें क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें सारे गलत दे रखे हैं। आगे देखिए 114 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस परत में ओजोन गैस की सर्वाधिक मात्रा मिलती है? तो ये मिलती है दोस्तों समताप मंडल में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, समताप मंडल में। 115 नंबर का प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह की अवधारणा को मूर्त रूप देने वाले अर्थशास्त्री थे। स्वयं सहायता समूह की मूर्त अवधारणा को, यानी कि समूह की अवधारणा को मूर्त रूप देने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो थे कौन? तो वो थे दोस्तों प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस। 116 नंबर का प्रश्न है, स्वयं सहायता समूह है किससे संबंधित है? स्वयं सहायता समूह है किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये लघु वित्तीय समावेशन से संबंधित है। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 117 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जागो ग्राहक जागो अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है? जागो ग्राहक जागो अभियान किस मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है? तो ये चलाया जाता है दोस्तों उपभोक्ता मामले मंत्रालय में। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 118 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है? निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख है धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कौन सा बताइए? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो शिलालेख के बारे में पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो था दोस्तों अशोक का 12वां शिलालेख। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 119 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय विकास परिषद का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका उद्देश्य था योजना आयोग की सहायता करना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, योजना आयोग की सहायता करना। आगे देखिए 120 नंबर का प्रश्न है, मराठों को सर्वप्रथम किसने मनसबदारी व्यवस्था में शामिल किया? मराठों को सर्वप्रथम किसने मनसबदारी व्यवस्था में शामिल किया?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अकबर ने। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अकबर ने। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 121 नंबर का प्रश्न है, गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो वो कारण था दोस्तों कामागाटू मारू घटना। कामागाटू मारू घटना। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें दोस्तों सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो दोस्तों इसका महत्वपूर्ण कारण है वो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। ठीक है, ये बिल्कुल सही है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद हो जाएगा। देखिए अचानक से 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया था, उसकी वजह से दोस्तों यह गदर आंदोलन है वो शुरू हुआ था। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 122 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने राष्ट्र सदस्यों का समर्थन चाहिए? सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? तो दोस्तों सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य होने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो दोस्तों कानून मंत्री कौन थे? तो वो थे दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसमें 124 नंबर प्रश्न है, फोन एक स्थानीय पवन है। फोन एक स्थानीय पवन है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दोस्तों कहाँ की स्थानीय पवन है ये? तो ये स्विट्जरलैंड की। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ग्राम स्तर पर लगान वसूल करने का कार्य करता है, तो कौन करता है? तो वो करता है दोस्तों पटवारी। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, अब अपन भाग 4 में शैक्षणिक रीति विज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे देखिए, गुणात्मक मूल्यांकन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो कितने प्रकार से किया जा सकता है गुणात्मक मूल्यांकन? तो ये दोस्तों 4 प्रकार से। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 4 प्रकार से। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 127 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा दोष वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का है? बताइए कौन सा दोष वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का है? यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें इन प्रश्नों द्वारा छात्रों को विषय का व्यवहारिक ज्ञान दिया जाना संभव नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का दोष नहीं है ये। ठीक है, इन प्रश्नों द्वारा मूल्यांकन प्रणाली में पक्षपात की संभावना रहती है। और यहाँ पर देखिए, इन प्रश्नों द्वारा ली गई परीक्षा केवल तथ्यों पर आधारित होती है, ये दोस्तों इसका दोष है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का दोष है, ये सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 128 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए निदानात्मक परीक्षण के बाद जरूरत होती है, किसकी जरूरत होती है? उपचारात्मक शिक्षण की। बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, ज्ञान की प्रत्येक कड़ी एक दूसरे से परस्पर संबंधित है और इस शिक्षण उपागम में व्यवहारिकता तथा सार्थकता पर बल दिया जाता है, यह किस उपागम की विशेषता को दर्शाता है? ज्ञान की प्रत्येक कड़ी एक दूसरे से परस्पर संबंधित है और इस शिक्षण उपागम में व्यवहारिकता तथा सतर्कता पर बल दिया जाता है, यह किस उपागम की विशेषता को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है दोस्तों किसको? तो ये चक्रीय उपागम की विशेषता है दोस्तों। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 130 नंबर प्रश्न है, विलियम किलपैट्रिक किसके शिष्य थे? तो ये शिष्य थे दोस्तों जॉन डीवी के। किसके? दोस्तों जॉन डीवी के। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे समस्या समाधान विधि का दोष है। समस्या समाधान विधि का दोष क्या है? तो दोस्तों इस विधि में अत्यधिक समय लगता है, ये कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये इसका दोष है समस्या समाधान विधि का, इस विधि में अत्यधिक समय लगता है। बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, कक्ष में विद्यार्थियों के अधिगम का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक है। बताइए, कक्ष में विद्यार्थियों के अधिगम का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि क्या?
तो दोस्तों वो है कक्ष में शिक्षार्थियों को अधिकाधिक अनौपचारिक अंतःक्रिया के अवसर प्रदान किए जाए। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन सही। 133 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जब विद्यार्थी रुचि लेकर अपना सारा ध्यान पढ़ने में लगाएगा तो वह क्या नहीं करेगा, तो वह क्या नहीं करेगा, तो वो है दोस्तों अनुशासनहीनता नहीं करेगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 134 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्न में से कौन सी एक कक्षा में भौगोलिक पर्यवेक्षण की सामग्री नहीं है, कौन सी एक कक्षा में भौगोलिक पर्यवेक्षण की सामग्री नहीं है, तो वो है दोस्तों प्राकृतिक खोज। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक खोज। 135 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से यानी कि उपरोक्त में कौन सी सामाजिक अध्ययन तथा अध्यापन से संबंधित चुनौतियां हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें उद्देश्य से संबंधित चुनौती, अभिवृत्ति से संबंधित चुनौती, उपयोगिता से संबंधित चुनौती। तो यहाँ पर ये तीनों ही है, वो क्या है, तो ये सामाजिक अध्ययन तथा अध्यापन से संबंधित चुनौतियां हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, उपरोक्त सभी। आगे देखिए अब अपन भाग 5 में शैक्षणिक मनोविज्ञान से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। 136 नंबर प्रश्न है, उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता है। उभयमुखी व्यक्तित्व की विशेषता है तो वो क्या है, तो वो है दोस्तों देखिए इसका स्वभाव अंतर्मुखी व बहिर्मुखी होता है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 137 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषयों में चिंतन पर प्रारंभ करता है। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषयों में चिंतन प्रारंभ करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, वो पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्या क्या संज्ञानात्मक गतिविधि है ये, यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 139 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गेरेट द्वारा किया गया। बताइए कौन से प्रेरकों का वर्गीकरण गेरेट द्वारा किया गया, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दैहिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 140 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। को अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 141 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति का वातावरण में अद्वितीय समायोजन निर्धारित करते हैं, उक्त परिभाषा है। व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्तित्व का वातावरण में अद्वितीय समायोजन निर्धारित करते हैं, उक्त परिभाषा है। तो दोस्तों ये परिभाषा है किसकी है बताइए, तो दोस्तों ये परिभाषा है आलपोर्ट की। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा आलपोर्ट द्वारा ये परिभाषा दी गई है, बी नंबर ऑप्शन सही। 142 नंबर प्रश्न है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है, किस समान अर्थ में किया है, तो ये सृजनात्मकता में किया है। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 143 नंबर का प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है, तो किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अनुदेशात्मक अधिगम। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए 144 नंबर का प्रश्न है, बालक की आयु 12 वर्ष है। विनय का बुद्धि परीक्षण करने पर वह 15 वर्ष के सामान्य बालक के समान अंक प्राप्त कर सका, उसकी सही बुद्धि लब्धि किस विकल्प में दी गई है। तो दोस्तों देखिए सीधा सा हो जाएगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो यहाँ पर देखिए बालक की जो वास्तविक आयु है वो कितनी है 12 और मानसिक आयु कितनी है तो दोस्तों 15, तो इंटू 100 बस काट लीजिए इसको। तो यहाँ पे 1500 में दोस्तों 12 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा 125, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक विकलांग बालक अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है, इसे किस प्रतिरक्षा प्रणाली में रखेंगे, तो दोस्तों इसे क्षतिपूर्ति प्रतिरक्षा प्रणाली में रखेंगे, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भाग 6 में सूचना तकनीकी से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। 46 नंबर का प्रश्न है, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी के संचारणों के शुरू में अंकीय संकेतों को अनुरूप संकेतों में बदल देती है। उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी के संचारणों के शुरू में अंकीय संकेतों को अनुरूप संकेतों में बदल देती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सॉफ्टवेयर। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 147 नंबर का प्रश्न है, एल्टा विस्टा है एक क्या, तो दोस्तों ये एक सर्च इंजन है।
यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, सर्च इंजन है ये। आगे देखिए 148 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों यहाँ पर सांख्यिकी। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, सांख्यिकी। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 149 नंबर का प्रश्न है, ग्रुपवेयर होता है। ग्रुपवेयर क्या होता है? तो दोस्तों ये ग्रुपवेयर है वो सॉफ्टवेयर है, सामूहिक रूप से कार्य करने का अवसर प्रदान करने वाला दोस्तों ये सॉफ्टवेयर है। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 150 नंबर का प्रश्न है, मशीन कोड में उच्च स्तर के भाषा प्रोग्राम के लिए अनुवादक है। मशीन कोड में उच्च स्तर के भाषा प्रोग्राम के लिए अनुवादक है, तो वो अनुवादक है दोस्तों कंपाइलर।